हे हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज से हम सीए में फाइनल मॉक टेस्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू बस डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको जैसे जैसे मैं फ्री हो जाता हूँ वैसे वैसे मैं आपको एडिशनल जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसके लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। अब सबको एक रूल पता होना चाहिए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपके साइड में क्या होना चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए और हाथ में पेन होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस एक्सप्लेनेशन में आपने नोट डाउन इमीडिएटली करना है और उस सेक्शन को इमीडिएटली रेफर करना है ये वीडियो खत्म होने के बाद। चलो गाइज, फर्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने आ रहा है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट बाय an infrastructure debt fund referred to in section 1047 to a non-resident or a foreign company is responsible to deduct tax at source at the rate। देखो एक सेक्शन है, अगर आप टीडीएस के प्रोविजन देखोगे, टीडीएस में एक सेक्शन है 194 LB तो ये 194 LB अगर आप रेफर करोगे तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है कोई भी तो उसका पेमेंट कर रहे हो आप, तो उस सिचुएशन में उसके लिए टीडीएस लगाया जाता है 5%। अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो एडिशनली आपको क्या किया जाता है, ऐड उसमें एजुकेशन सेस भी लगाया जाता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या, 5% प्लस एजुकेशन से सरचार्ज। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला आंसर। ये वर्किंग नोट लिख लो और 194 LB आपने रेफर करना है वीडियो के बाद, अभी नहीं। देन टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एज पर सेक्शन 153(1) इज डैश मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। देखो गाइज, आपने सेक्शन जो है ना 143(1) रेफर करना है, सेक्शन 143(3) रेफर करना है एंड सेक्शन 144 रेफर करना है। ओके, तो ये 143 क्या होता है, जब भी आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो उसकी नोटिस जाती है। आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो असेसिंग ऑफिसर यहां पर आपका असेसमेंट करता है और उसके बाद आपको ये बेस्ट जजमेंट देता है। तो ये टाइम लिमिट ऑफ बेस्ट जजमेंट कहां पर होता है, ये यहां पर होता है इस सेक्शन में। तो आपने ये तीनों सेक्शन रेफर करने और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये हमने रेफर की। तो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एज पर सेक्शन 153(1) इज डैश मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका आंसर जो रहने वाला है वो 12 मंथ्स रहने वाला है। इसको लॉक कर दीजिए। चलो आगे। वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स fails to pay advance tax at all or 90% assessed tax as advance tax is liable to pay interest at the rate dash % per month or part of thereof। क्या बात करते हो, अगर आप सेक्शन एडवांस टैक्स का बता दो सर, एडिशनल ज्ञान मिल जाएगा हमें। 208 आपने रेफर करना है। इसका इंटरेस्ट जो होता है वो 206 शायद, अगर नहीं है तो मैं आपको एडिशनली बता दूंगा। 234 में भी इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, वो पूरा 234 अगर देखोगे तो यहां पर 234 में इंटरेस्ट के पेमेंट है, यानी कि आपको इंटरेस्ट आपने अगर कोई रिटर्न फाइलिंग में डिले किया, अगर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट प्रॉपर वे में नहीं किया तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट कितने % से लगता है या रिफंड आपको मिल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आपने 134 रेफर करना है। कौन सा, सेक्शन 134। ओके, तो अब जो ये टैक्स लगने वाला है आपको इंटरेस्ट, वो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ देयर ऑफ, ये आपका आंसर रहेगा। व्हेन एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज इंटर बिटवीन द टैक्स पेयर, द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होस्ट कंट्री एंड द फॉरेन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एज। देखो ऐसी कोई भी दो कंट्रीज, सपोज अपनी इंडिया है और यहां पर साउथ अफ्रीका है, इनमें दोनों में एक एग्रीमेंट हो गई कि यार क्या करेंगे हम, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इंटर बिटवीन द टैक्स पेयर, द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होस्ट कंट्री एंड द फॉरेन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज कॉल्ड, ये क्या कहा जाता है, बायलिटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। कौन सी, बायलिटरल एडवांस प्राइसिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये दोनों एग्रीमेंट जो है ना, ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, अभी
इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। ओके चलो, बहुत टाइम जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो आ रहा है, एज पर सेक्शन 115 आर द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय specified mutual fund out of its income derived from transaction made on a recognized stock exchange located in any IF इसको मैं इसका जो भी है लॉन्ग फॉर्म मैं आपको दे देता हूँ, IFSC एंड द कंसिडरेशन इज पेड और पेबल इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो इस सिचुएशन में यहां पर आंसर आपका नील रहने वाला है। अगर आप देखोगे इसके IFSC के प्रोविजन, तो इस ट्रांजैक्शन पर एज सच कोई भी टैक्स नहीं है। देखो नेक्स्ट, वेयर द असेसी इज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ओके, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अगर आपका कोई भी ऐसा कंपनी असेसी है जिसको नॉट हैविंग एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो नॉर्मल वे में उसको 31 अक्टूबर क्या होती है, रिटर्न की डेट होती है। ओके, अब इस सिचुएशन में आपको आंसर क्या करना है, नॉर्मल वे में 31 अक्टूबर है, अब एक्सटेंशन हो गया है इस साल के लिए, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, 31 दिसंबर। समझ में आई बात? ओके, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया, तो आपका आंसर दोनों भी रहेगा, ड्यू टू द कोविड ये डेट आपकी रहेंगी इस साल की। चलो आगे, ये आंसर रहेगा आपका ए। Then a statement application shall be presented in form number, ये फॉर्म नंबर थोड़े से याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट है, by applicant in person or by his agent for settlement in case in settlement commission। ऐसा कोई भी आप सेटलमेंट कमीशन के पास एप्लीकेशन करते हो तो वो फॉर्म नंबर 34P में जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्म नंबर आपने रेफर करना है। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ बायबैक of shares, any income by way of capital gain in hands of shareholder is taxable for additional tax 20% plus surcharge or cess, taxable for additional tax 10% surcharge cess and exempt and taxable at the rate 20%। देखो, in case buyback of shares, any income by way of capital gain in hands of shareholder मैं इसका डिस्कशन करता हूं। देखो, सेक्शन हमारा जो है कैपिटल गेन में बायबैक के लिए डील करता है 46A। कौन सा? कैपिटल गेन में, CG में कैपिटल गेन में 46A। तो 46A में भैया दो कंपनी है। क्या है? दो कंपनी, एक तो लिस्टेड कंपनी है, दूसरा कंपनी है अनलिस्टेड। अगर ये बायबैक करती है ना बायबैक, तो उस सिचुएशन में अब अमेंडमेंट, पहले क्या होता था, जब भी लिस्टेड कंपनी बायबैक करती थी तो उसके शेयर होल्डर को टैक्स पे करना पड़ता था, बट ये अब ट्रेंड चेंज किया है। अब प्रोविजन क्या है कि ये जो बायबैक पर टैक्स है ना, ये टैक्स एडिशनल टैक्स 20% ये कंपनी को पे करना पड़ता है अब इस सिचुएशन में, और शेयर होल्डर के हाथों में वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। स्टोरी समझ में? सेक्शन 46A कैपिटल गेन, उसमें लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है जो बायबैक करती है, और वो बायबैक जो भी करती है उसके शेयर होल्डर का, उसके हाथों में एग्जम्प्ट है। ये अमेंडमेंट है 2019 का। बात क्लियर है? चलो आगे। Which of the following is not a cost formula recognized by ICDS 2 for valuation of inventory? कौन सा फॉर्मूला रिकॉग्नाइज नहीं किया है ICDS ने? देखो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड्स, उसके बाद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड वेटेज एवरेज मेथड, ये तीनों भी यहां पर ICDS 2 वैल्यूएशन इन्वेंटरी ने क्या कर दिया है, हमें दे दिया है फॉर्मूला उसका, बट सिंपल एवरेज मेथड का कोई यहां पर फॉर्मूला वगैरह उन्होंने नहीं दिया। तो आंसर क्या रहेगा, डी। देन स्क्रूटिनी असेसमेंट, मैंने बोला था ना आपको, सेक्शन स्टार्टिंग के इसमें डिस्कस किया था। स्क्रूटिनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) इज डन बाय द असेसिंग ऑफिसर और द प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी इन टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करती है? देखो, कब ये होता है, ये आपका असेसी कंफ्यूज में है, जिंदगी पहले से उसके कोविड की वजह से परेशान है भैया, उसको ये भी नहीं समझ रहा है कि उसके इनकम कितना है, उसको ये भी नहीं समझ रहा है उसका लॉस कितना है, और ना ही वो इनकम को डिक्लेयर कर पा रहा है।
तो उस केस में क्या होता है, हम असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं भैया टेंशन मत लेना, हम गवर्नमेंट से पगार ले रहे, तुम्हारे लिए तो ले रहे। तो असेसिंग ऑफिसर आता है और हमारा जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये असेसिंग ऑफिसर हैज नॉट अंडरस्टैंड हिज इनकम, असेसी अंडरस्टैंड इनकम नहीं हो रहा है, नंबर 1 करेक्ट है। असेसी हैज नॉट डिक्लेयर एक्सक्लूसिव लॉस, उसको लॉस भी नहीं समझ में आ रहा है कितना बात है। और उसके बाद असेसी हैज नॉट पेड अंडर, कोई भी टैक्स उसने पे नहीं किया। तो आपका आंसर क्या रहेगा भैया, डी रहेगा। गाइस ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पर डिस्कस। आपको अच्छा लगे तो बता देना, कोई मिस्टेक मेरे तरफ से हो गई होगी किसी प्रोविजन को एक्सप्लेन करने में तो भी कमेंट में बता देना। मैंने ट्राई किया है, ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा CMA फाइनल का। सो गाइस जो भी मेरे से गलतियां हो गई आप मुझे डिस्कस करना। चलो गाइस टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, टैक्सेशन का मैं प्रोवाइड करूंगा। चलो।